शुक्रिया डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब। आज़ाद, मेरे लिए एक मुश्किल की बात ये सामने आ गई कि इतनी अहम गुफ्तगू, इतनी कीमती गुफ्तगू यहाँ पे हुई और शुरुआत की इम्तियाज़ अहमद अलीमी साहब ने, और उसको जिस तरह से हमारे भाई आसिम शाहनवाज शिबली साहब ने अपने मखसूस अंदाज में बयान किया साकुरा और अहमद मेराज को, और उस पर से इतनी संजीदा गुफ्तगू करके हमारे भाई अहमद कफील साहब ने, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब क्या कहूँ। सारी बातें तो हो गई हैं, सारी बातें तो हो गई, मैं क्या कहूँ। और मेरे जैसा कम सवाल आदमी उसको बना दिया गया मेहमान खुसूसी, और मेरे पास कहने के लिए कुछ रहा नहीं, और जो इतनी जरूरी बातें थी वो तो हो गई। आज़ाद, मैं इस तरह से अपनी कुछ बात रखूंगा ताकि जो बातें हो गई हैं उनका रिपीटेशन ना हो, वक्त का जिया ना हो। मैंने कल सेमिनार में भी कहा था कि आमतौर से कुछ मकाला निगारों को समझदार भी होना चाहिए, समझदार भी होना चाहिए कि कुछ चीजें जो पढ़ी जा रही हैं टाइप करके हम लाए हैं, कागज पे तो फाइनल नहीं है, उसके बहुत से हिस्से कह दिए गए हैं, तो उनको काटते रहिए, तो उनको नहीं कहना है। आपका भी वक्त बचेगा, दूसरों का भी बचेगा। बर्बादी से बचना चाहिए, आप खुद को बर्बाद होने से बचाइए, दूसरों को बर्बाद मत कीजिए। हजरत, इख्तिसार का जमाना है, शॉर्ट एंड स्वीट का जमाना है। कम वक्त में काम की बात कीजिए और घर को निकलिए। गंगा में एक अरसे से पानी बह रहा है और बहता चला जा रहा है। आपके यहाँ पता नहीं कौन सी नदी है, गंगा ही उसमें भी बहता है पानी, तो वैसे बहते हुए नहीं जाना है, हमको एक ठहर के कुछ चीजों पे रुकना है, कुछ नताइज को सामने लाना है। हज़रत, मुझे सबसे ज्यादा एक बात जो खटकती है वो है आजकल अदब में ताजा वारिदाने बिसात इस कदर उजलत में है कि वो न सीखना चाहते हैं, न किसी की बात सुनना चाहते हैं, न किसी बुजुर्ग से मिलना चाहते हैं, न किसी जानकार उस सादे फन से रुजू करना चाहते हैं, लेकिन वो रातों रात स्टार बन जाना चाहते हैं, रातों रात शायर आजम बन जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता मोहतरम, रातों रात आप करोड़पति बन सकते हैं, जायज नाजायज बहुत से तरीके हैं। रातों रात करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, आप फनकार नहीं बन सकते। ये एक उम्र की रियासत होती है, तमाज़त होती है, जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब जाके किसी उम्र में जाके फनकार कहलाता है। और बहुत से लोग तो अपनी उम्र गुजार के चले भी जाते हैं, कुछ हासिल नहीं होता। आज़ाद, मैंने ये बात इसलिए कही कि ये इस बात के साथ मुझे अहमद मेराज की बात करनी। अहमद मेराज ने, जैसा कि आसिम भाई ने कहा कि बुजुर्गों की कद्र करना जानता है ये आदमी। बुजुर्गों की कद्र जो लड़का करेगा, नई नस्ल का लड़का, अपने माँ बाप, वालिदैन, असातिज़ा, बुजुर्गों की जो कद्र करेगा, उसे ये दुनिया रोक नहीं सकती आगे बढ़ने। अहमद मेराज ने अपने बुजुर्गों की कद्र करना सीखा। जाहिर सी बात है कि इनका ऐसा बैकग्राउंड होगा, पस मंजर होगा, जहां से इनको ये तरीका और सलीका मिला। अपने बुजुर्गों, अपने सीनियर्स, अपने हमअसरों से मोहब्बत, अकीदत, बुजुर्गों का एहतराम, साथ साथ जो इनसे बहुत छोटे हैं मैंने देखा है, उनसे भी शफकत और मोहब्बत का ये रवैया रवा रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। आजकल इतना
غرہ کا ماحول ہے، ہر آدمی غرے میں غرا رہا ہے. تو ہم جیسے کم سواد لوگ، کم علم لوگ اور ناتواں لوگ فوراً ڈر جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت بڑا علم والا آدمی نظر آتا ہے، تھوڑا سے بچ کے رہنا چاہیے. تو حضرات سب سے پہلے تو فنکار کے لیے اس کے پاس ایک ڈھنگ ہو، ایک طریقہ ہو کہ کس طریقے سے چلنا چاہیے ہم کو، تاکہ سب کی مدد ملے، سب کا تعاون ملے، سب کا سپورٹ ملے. کسی گروپ پر ہم انحصار نہ کریں کہ وہ ہم کو پوش کر کے بڑھا دے گا اور نارنگ کے قریب جا کے پہنچ کے نارنگ کو دھکا دے دے گا. نارنگ جو ہے نا ساحتیہ اکیڈمی کی 3 منزلہ سے نیچے گر جائے. تو ایسا نہیں ہے. کسی گروپ ایسے اس طرح سے پڑھے کہ سب کی قدر کرنا سیکھے. یہ چیز جو ہے نا یہ سلیقہ ہونا چاہیے. ہمارے استاد شہریار صاحب گزر گئے، ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے علی گڑھ میں. وہ ایک بات اکثر کہتے تھے، حالانکہ وہ جو کہتے تھے وہ دوسروں کے لیے یہی کہتے تھے، اس سے ان کو کوئی خاص مطلب تھا نہیں. وہ کہتے تھے کہ مجھے نوجوانوں سے کوئی دقت نہیں ہے، نئی عمر کے اسٹوڈنٹ ہو، نوجوان ہو، مجھے کوئی دقت نہیں، بس تھوڑا سا سلیقہ مند ہو. اب دیکھیے اس ایک لفظ میں کتنی باتیں چھپی ہوئی. تھوڑا سا سلیقہ مند ہو. یہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ محترم آ رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں، بزرگ آ رہے ہیں، سینئر آ رہے ہیں، اس کو کھڑا ہو کے احترام دینا چاہیے، بیٹھانا چاہیے. یہ تمیز اور یہ سلیقہ نہیں ہے تو بیکار ہے. شریعہ صاحب اکثر یہی ایک بات کہتے تھے، بھائی علم ہے، دھیرے دھیرے علم میں اضافہ ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سلیقہ اگر خراب ہو گیا تو وہ بدتمیز کا بدتمیز ہی رہے گا. ایک فلم کا ڈائلاگ میں سن رہا تھا تو اس میں ایک لڑکے کو کہہ رہا ہے، ایک کردار ہے کہہ رہا ہے کہ تم 20 سال پہلے ملے تھے، اس وقت بھی بدتمیز تھے، اور آج جو تم بات کر رہے ہو آج بھی بدتمیز ہے. تو بنیاد جو پڑ جاتی ہے شروع میں وہی تقریباً وہی قائم رہتی ہے. حضرات بہت سی باتیں ہوئی، رینگا ٹینگا کی بات ہوئی، ہائیکو کی بات ہوئی، ہائیکو سے جڑے ہوئے مناظر فطرت کی بات ہوئی، ساکورا کا جو ماحول پورے جاپان میں جو بنتا تھا، جب گلزار ہو جاتا تھا پورا جاپان، اور ایک تہوار کے طور پر جو ایک ماحول ہوتا تھا اس سے جڑے ہوئے موضوعات تھے، اس کی بھی بات ہوئی. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. شاہد دہلوی کے ساقی کی بھی بات ہو گئی، کب شروعات ہوئی، کن کن علیم سوا نویدی کی بھی بات ہوئی. رفعت اختر ایک اہم نام ہے، رفعت اختر ایک بہت اہم نام ہے جس نے کام کیا ہائی کورٹ پر، ان کی بھی بات ہوئی. حضرت نادم بلخی کا نام یہاں آیا، مجھے بہت خوشی ہوئی. میری پہلی کتاب آئی تو نادم بلخی صاحب نے لکھا، اور بہت محبت والے بہت علم والے آدمی تھے. نادم بلخی صاحب نے شعرا میں نادم بلخی صاحب نے سب سے پہلے یہ فن کو آگے بڑھانے کا کام کیا. اس کے بعد جو ہے نا وزیر آغا کرامت علی کرامت، مناظر عاشق، سلیم شہزاد، پھر جو ہے نا بشر نواز، یہاں تک کہ مظہر امام، حمایت علی شاعر، ظہیر غازی پوری، یہ سب لوگ. اچھا اس کے نقاد بھی کئی طرح سے پیدا ہوئے، نقادوں نے بھی لکھا، جم کے لکھا. لیکن کیا سبوں نے لکھا، ہائیکو کہا بھی، ہائیکو پر تنقید بھی لکھی، مظہر امام کی طرف سے ایک تحریک بھی چلائی آزاد غزل کی، نثری شاعروں کا جلوس بھی نکلا، اس کو بھی لوگوں نے دیکھا. تو کیا آزاد غزل، نثری شاعری اور ترائیل ماہیے اور دوہے، سونے، یہ سب ہے کہاں؟ اس کی طرف اشارہ کیا آصف بھائی نے، یہ سب ہے کہاں؟ یہ ہماری بنیاد اردو شاعری کی ایسی ہے، ہماری غزلوں کی روایت ایسی ہے، ہماری نظموں کی روایت ایسی ہے
जैसा कि कहा, रुबाई की रवायत ऐसी है, खताब की रवायत ऐसी है कि इसमें दूसरी असनाफ, शेरी असनाफ बाहर की ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकती। क्या बात है साहब, वाह वाह, टिक ही नहीं सकती। क्या बात है, वाह वाह वाह। बाहर की शेरी असनाफ टिक ही नहीं सकती। टिकना था तो थोड़ा दोहा टीका, दोहा टीका, दो टिक गया। कोई कोई दोहा भी कहता है, और दोहा में वो जो म्यूजिकल पैरामीटर है, म्यूजिकल पैरामीटर है, जो यूनिट है, दोहा पकड़ता है हमको। दोहा हमने लिया, हमारी चीज को पकड़, जो लेने वाली हमारी चीज थी गजल, हिंदी वालों ने लपक लिया। और गजल भले ही गजल का है वो, लेकिन वो कहते हैं, उसके दीवाने हैं। जितनी बेकार औरतें हैं अभी नोएडा में, दिल्ली में और उधर गुड़गांव में, सब गजलें लिख रही हैं, गजलें, और वो ढूंढती रहती हैं कवि सम्मेलन कहाँ है, वहां पहुंच जाती हैं वो ढेर सारा मेकअप करके। तो गजलों का एक जादू, लिखती रहती है, ढेर सारी गैर मुस्लिमों में, नॉन मुस्लिम में, नॉन उर्दू नोइंग जो एरिया है, गजलों का ऐसा जादू है, ऐसी शायरी है कि उस जादू से कोई निकल ही नहीं सकता। तो ऐसे में ये दोहे, तराइले, माहिए, ये सोनेट, ये हाइको, इनकी जगह क्या बनती है? कोई कहेगा कि कोई जगह नहीं बनती है, इनको बंद कर दिया जाए और सिर्फ गजल और नज्म वगैरह का काम किया जाए और उसके बाद काम करके आराम किया जाए। आजाद ऐसा नहीं है। उर्दू का मिजाज हमेशा से बहुत कुशादा रहा है। उसने मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज लिए तो मुख्तलिफ ज़ुबानों की तहरीकात को, रुझानात को, शेरी असनाफ को अपने दिमाग का दर हमेशा वार रखा। तेज हवा के झोंके आए इसके लिए दरवाजे को खुला रखा। चीजों को आने दिया, उनको लिया, उनको परखा, देखा, कोशिश भी की और फिर सब कुछ समझ के वो बैठे, लेकिन दरवाजा बंद नहीं किया। उर्दू की ये वसअत और ये फराख कल्बी का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो ये सब बातें सब चल रही हैं, चलती रही हैं। तो मैं असल बात करना चाहता था कि अहमद मेराज ने हाइको का पहला साहिब दीवान कहला रहे हैं आज कलकत्ता शहरी में नहीं बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे जब इन्होंने पोस्ट डाली अपना पोस्टर, तो कई जगहों से फोन आया, मेरा फोटो लोगों ने देखा कि मैं कलकत्ता में हूँ। अच्छा, कुछ जासूसियाँ भी होती हैं हम लोगों के पीछे कि हम लोग कहाँ हैं। बहुत सी जगहों पे हम लोग फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन किसी जरिए वो चीज़ पहुँच जाती है। तब मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, तो लोगों को शक हुआ। तो कई लोगों ने पूछा कि भाई कलकत्ता में हाइको का पहला दीवान, ये बहुत ही हैरत अंगेज बात है। और ये कलकत्ता क्या पूरे हिंदुस्तान में हाइको का दीवान अभी शायद नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत ही उर्दू अदब में तो ये एक बहुत ही अहम काम ये सामने लाए हैं अहमद मेराज साहब। आजाद इनका मजमुआ था पहला, सहराए जुनून। उस वक्त इन्होंने कहा मुझे लिखने के लिए, मेरी समझ में उस वक्त जो भी आया टूटा फूटा मैंने उनकी शायरी पर लिखा। हालांकि यासीन भाई और अहमद कबीर साहब अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं। फिर भी मैंने लिखा, और कमाल ये है कि उस पर मैं आज भी कायम हूँ कि अहमद मेराज की शायरी में उसकी शायरी किस तरह से डिफरेंट है। अदब में समथिंग डिफरेंट, इसकी बड़ी अहमियत। आप कैसे इस लाइन में चार शोहरा बैठे हैं, कैसे चारों अलग अलग हैं, चारों के यहाँ क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो चारों को अलग करती हैं।
शायरी कोरस का नाम नहीं है, कोरस में 10 लोग बैठ के गीत गा रहे हो, उसका नाम नहीं है। यह कव्वाल के पीछे बैठ के जो एक ही मिसरे को 10 जो है ना उनके कव्वालों के जो लोग होते हैं दोहराते हैं, उसका नाम शायरी नहीं है। सबकी आवाज, सबका रंगे सुखन, सब कुछ इलायदा होना है। तो अहमद मिराज के यहाँ हमने देखा कि अपनी उम्र से ज्यादा, अपनी बिसात से ज्यादा इन्होंने ऐसे मौजूआत को शेर बनाने का काम किया और उसमें जिद्दत और नुदरत लाने का काम किया कि मैं दंग रह गया कि भाई क्या ये अहमद मिराजी का शेर है और ये कह रहे हैं, और कितनी ऊंचाई पर जाके ये कह रहे हैं। ये एक बड़ी हैरत अंगेज एक चीज मुझे देखने को मिली कि जिस ऊंचाई पर जाके ये शेर कहते हैं वहां तक तो बहुत बाद में लोग जाके पहुंचते हैं। मौजूआत का तनव्वो और किस तरह से शेर कहते हैं, किस तरह से अल्फाज का इंतखाब करते हैं, तो ये एक अलग बहस है। उनके फन पे गुफ्तगू करने का एक अलग बहस है, जो मैंने इनकी किताब में ये किया है। हज़रत तजर्बे होते हैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि तजर्बे होते हैं अदब में, और मैं इसका मुनकिर नहीं हूँ तजर्बे हों, तजर्बे लेकिन कम ही कामयाब होते हैं। कोई कामयाब होता है, इसकी वजह से सफर गोरखपुरी याद रखे जाते हैं। क्यों? उन्होंने भी एक नई सिर्फ शेरी सिर्फ ली, लेकिन याद रखे जाते हैं अपने तो गजलों के लिए भी, लेकिन एक टैग जुड़ा हुआ है दोहे का। इस तरह से कई शोरा हैं। तो मुझे लगता है कि अहमद मिराज भी अपने सलासी के अपने हाइकू के लिए एक जाने जाएंगे एक लंबे अरसे तक। अहमद मिराज ने डिफरेंट अंदाज में ये हाइकू कहे हैं। 3 मिसरे, और भी तीनों मिसरे एक वजन के तीनों मिसरे नहीं, बीच में एक डिफर करता है। तो एक डिफर करते हुए भी किस तरह से उसके अंदर रिद्म पैदा करें, किस तरह से मानव पैदा करें, कहाँ से लेकर चलें और कहाँ खत्म करें, और खत्म करने के बाद एक ऐसा वसी कैनवास हमारे सामने आए और एक फिक्र की दुनिया हमारे सामने आए कि फौरन हमारा जहन रोशन हो जाए, हमारी जिंदगी, हमारे माशरे की तस्वीर उभर आए। तो ये काम इन्होंने बखैर वकूफ़ किया है। मैंने इनके 20 जो है ना यहाँ पे हाइको यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन इम्तियाज अलीमी साहब ने मेरा काम आसान कर दिया। वैसे भी मैं उनकी तरह कर भी नहीं पाता, कोशिश भी करता तो तफसील से उन्होंने पढ़ के बाज़ाब्ते और उन्होंने लिखा है। हालांकि मेरा ये मानना है कि जश्न इजरा जो होता है, इजरा की महफिल में ये एक जश्न की महफिल होती है। इसमें सेमिनार की तरह से पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें रूबरू बिल्कुल आप गुफ्तगू कीजिए ताकि वो आई कांटेक्ट बना रहे और साहिब किताब की तरफ लोग मतवज्जो हों और आपकी गुफ्तगू सुने। लेकिन अगर काम की बात अगर कोई पढ़ता भी है तो उसका वेलकम है, इस्तकबाल है। बहुत अच्छा आपने लिखा। हज़रत ये इजाज़ो इख्तिसार का फन है, हाइको का फन इजाज़ो इख्तिसार का फन है। और जिस इजाज़ो इख्तिसार के साथ जाहिर सी बात है 3 मिसरे में अगर कोई फिक्र हम पेश करते हैं तो उसके अंदर इमायत, इशारियत और तशबीह, इश्तियारे, अगर इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बहुत सपाट कोई खास बात सामने नहीं आ पाएगी। मोस्टली इनके हाइको में ये इसका एहतमाम किया गया है ताकि कहीं से कोई, हर जगह से कोई ना कोई फिक्र उभरे, फिक्र की चमक, उसकी लपक हम तक आए। ये बहुत ही बेहतरीन जो है ना कम लफ्जों में ज्यादा से ज्यादा बातें कहना और फनकारी के साथ करना, और सबसे बड़ी बात कि हलावत के साथ, मौसीकियत के साथ और
शेरियत के साथ अपनी बातों को अंजाम तक पहुंचाना, ये एक बहुत ही हुनरमंदी का काम था जो काम अहमद मिराज साहब ने किया है। मैं इसी के साथ माजरत चाहता हूँ आपसे कि मैंने आपका वक्त ज़्यादा लिया, और मैं इसी के साथ मैं अहमद मिराज साहब को दिल से दुआएं देता हूँ। हमारे बहुत ही छोटे भाई हैं और हर वक्त हम राब्ते में रहते हैं और मशवरा करते रहते हैं, तो इनसे गुफ्तगू करके भी लगता है कि कोई नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान हमसे बात कर रहा है। अक्सर मैंने देखा है, मैंने तो बहुत से, मैं क्या बताऊं, लोग कहेंगे कि शिकायत होगी, जैसे कि मुझे इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं आसिम भाई की तरफ से वो तमाम जो है ना लोगों को निशाना बना लूं। तो हम लोग तो दबे कुचले लोग हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये छोटे हैं, लेकिन अपनी फिक्र के एतबार से, अपने सलीके के एतबार से, अपने फन के हिसाब से ये बहुत ही पुख्ताकार हैं, और इस पुख्ताकारी के साथ जो साकुरा को सामने लाए हैं, मैं समझता हूँ कि इसका इस्तेमाल होगा। बड़े पैमाने पे अदब के जानकार और फनकार इनके इस कारनामे को सराहेंगे, इसकी सताइश करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत